नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूं प्रैक्टिकल होम्योपैथी के एक नए एपिसोड में। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। ये उन होम्योपैथ्स के लिए जो होम्योपैथी तो करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, होम्योपैथी कैसे काम करती है, होम्योपैथी में डोज का सिलेक्शन कैसे होता है, मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे होता है, रिप्रोटाइजेशन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर हम कौन सा उपयोग करें, सॉफ्टवेयर को कैसे उपयोग करते हैं, कौन सी मटेरिया मेडिका पढ़े, कौन सी रिपोर्टरी यूज़ करें, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो सीरीज में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी करने के लिए होम्योपैथी की पैथोलॉजी, होम्योपैथी में क्या पैथोलॉजी हम होती है और होम्योपैथी में हम क्या पैथोलॉजी मानते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथी की पैथोलॉजी के बेस पर अगर हम होम्योपैथी करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन का फेल होने का कारण ही जो है वो है कि वो पैथोलॉजी जो मॉडर्न फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस होम्योपैथी की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन में मॉडर्न जो पैथोलॉजी है वो ये कहती है कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है उसके, या कोई फंगस हो सकती है, उसके कारण से वो फंगस इन्फेक्शन आता है। इसको रिंगवर्म भी बोलते हैं, या स्किन में इन्फेक्शन आता है। अब होम्योपैथी पैथोलॉजी क्या बोलती है? होम्योपैथी पैथोलॉजी ये बोलती है कि आपको कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस तब तक अटैक नहीं कर सकता आपके ऊपर जब तक कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर ना हो। हम लोग इम्यूनिटी या हमारा वाइटल फोर्स कमजोर ना हो। तो अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम एलोपैथिक पैथोलॉजी को मानते हैं, मॉडर्न जो पैथोलॉजी उसको मानते हैं, तो हम उसके उपाय क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्किन में अगर कोई डिसीज हुई है, जैसे फंगल इन्फेक्शन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया आपको, तो हम उसको उसको मारने की कोशिश करेंगे। ट्यूब देंगे, ऑइंटमेंट देंगे, या होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, वो लगाने के लिए देंगे। अगर हम होम्योपैथिक पैथोलॉजी को मानते हैं तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वाइटल फोर्स का पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन किसी को देते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं होना चालू हो जाती है कि हमारी बॉडी खुद से ऐसे सब्सटेंस का निर्माण करती है जो उस फंगल इन्फेक्शन को खुद खत्म कर दे, और इससे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो हमें लोकल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी बात ये आती है कि बॉडी जो मेडिसिन हैं वो कैसे उसको ख़त्म करेंगी। तो देखिए, जैसे स्किन के, स्पेशली स्किन के केस में हमारे स्किन का एक पर्टिकुलर पीएच होता है, स्किन का भी एक बफर सिस्टम होता है। तो स्किन अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखती है। जो हमारा जो पसीना होता है वही दूसरे इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ता है। तो अगर जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो हमारा जो पसीना है उसका पीएच चेंज हो जाता है, और या उसमें ऐसी पावर आ जाती है कि उस पर्टिकुलर जगह के फंगल इन्फेक्शन को वो दूर कर दे। तो एलोपैथिक पैथोलॉजी और होम्योपैथिक पैथोलॉजी अगर आपको मालूम है तो आपका जो सिलेक्शन जो मेडिसिन का होगा या होम्योपैथी में, तो वो अलग हो जाएगा। आपको पेशेंट का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये जो है ना पैथोलॉजी वाला, मैं इसमें इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ इस पे कि अगर ये आपको, जब आप प्रैक्टिस में आएँगे, तो अगर आपकी मानसिकता ऐसी है, आपकी जो सोच है वो होम्योपैथिक पैथोलॉजी वाली है, तो आपके लिए कभी भी कोई भी पेशेंट अगर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको मेडिसिन में क्या दूँ। कई बार बहुत अननोन अननोन टाइप की बीमारी लेकर के लोग आ जाते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं इसके लिए कौन-सी मेडिसिन होगी, इसके लिए कौन-सी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मोच वाला आता है तो हम सीधे सोचते हैं कि नहीं, चोट या मोच वाला आर्निका है। पैर दर्द वाला आ गया तो ब्रायनिया या रस्टॉक्स है, इस टाइप से सोचते हैं। अभी कोई सीधे आ गया कि यहाँ पे हल्का सा एक मस्सा है। तो अगर आप होम्योपैथिक पैथोलॉजी अगर फॉलो करते हैं और उसको समझते हैं, तो आपको मस्से के लिए सीधे थूजा याद नहीं आएगी, आपको उसकी पर्सनैलिटी दिखेगी। ये और आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि होम्योपैथी की पैथोलॉजी क्या होती है। मॉडर्न पैथोलॉजी तो हम लोगों ने सबने बीएचएमएस में पढ़े हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं होम्योपैथी में कि जो बीमारियाँ जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी के कम होने के कारण से होती है। अभी इम्यूनिटी जो कम होती है वो कई कारणों से हो सकती है, जैसे अच्छे से नींद ना आना, तनाव लेना, अनियमित दिनचर्या, रहन-सहन, गुस्सा, ये सब चीज़ जो होती है हमारे शरीर में डिसीज़, मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है और हमको बीमारियाँ करती है। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको। मच्छर जो है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम हो, तो अगर वो मच्छर घर में 5 लोगों को काटेगा तो उसमें से 2 को मलेरिया होता है, 3 को नहीं होता, या 3 को होगा, 2 को नहीं होगा। 5 के 5 को कभी भी मलेरिया नहीं होगा। तो इसका कारण ये है कि
जो जो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी वो उनको ही मलेरिया होगा। देखिए, मच्छर ने काटा पाँचों को है, पाँचों के अंदर प्लाज्मोडियम गया, फेल्सीफेरम गया हो, वाइवेक्स गया हो, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उनकी बॉडी ने वो प्लाज्मोडियम के एंटर करते के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, तो उनको क्या हुआ? उनको मलेरिया हो गया। तो अल्टीमेटली मच्छर के मैं एज़ अ होम्योपैथ ये नहीं मानता कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है या कोरोना के वायरस से कोरोना होता है। ये कोरोना या मलेरिया तब होगा जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। कोरोना में भी देखिए आपने, एक घर में 5 लोग थे, उनमें से 2 को कोरोना हुआ, 3 को नहीं हुआ। तो जो हमारी जो इम्यूनिटी है, ये अगर अच्छी है, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया या वायरस को दोष नहीं दे सकते कि इस बैक्टीरिया के कारण से ये डिसीज़ हुई, होना चाहिए थी तो सबको होना चाहिए थी। जब देखिए किसी भी चीज़ का यूनिवर्सल बनने के लिए, नियम बनने के लिए उसका सब पे अप्लाई होना ज़रूरी है। इसी को और दूसरे एग्ज़ाम्पल से और समझते हैं। कई बार मरीज़ आते हैं, बोलते हैं सर हमारा हेयर फॉल हो रहा है। अभी हेयर फॉल की तकलीफ़ बताता है और उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो अब एलोपैथिक पैथोलॉजी के हिसाब से उसमें एक हार्मोन होता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको डीएचटी भी बोलते हैं। जब वो बनने लगता है तब हेयर फॉल होता है। मैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात कर रहा हूँ। इनकी एलोपैथिक वाली मानसिकता है डॉक्टर्स की, जो होम्योपैथी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, तेल, साबुन, ऑयल इन सब का उपयोग करते हैं। तो और मेरी जो अप्रोच रहती है, तो वो ये रहती है कि उसके हाव-भाव कैसे हैं, उसका लाइफ़स्टाइल कैसा है, उसका स्ट्रेस फैक्टर क्या है, मैं इनके ऊपर ध्यान देता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा कम दिमाग का है या थोड़ा सीधा है, तो बेलाडोना भी दे सकता हूँ, बेराइटा कार्ब भी दे सकता हूँ। तेज है, ज़्यादा है तो नक्सोमिका भी दे सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसके स्वभाव के ऊपर में, उसके लक्षणों के ऊपर में ये मेडिसिन मैं सिलेक्ट करता हूँ हेयर फॉल के लिए। और इसलिए मैं सिलेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं ये मान के नहीं चलता कि उसका जो हेयर फॉल है वो किसी फंगस के कारण से हुआ, किसी बैक्टीरिया के कारण से हुआ। मैं ये मान के चलता हूँ कि उसकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और उसके कारण से उसका हेयर फॉल हो रहा है। अभी उसके कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए ये जो एग्ज़ाम्पल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब सिर्फ़ ये समझाने के लिए कि होम्योपैथिक पैथोलॉजी का अपने होम्योपैथी प्रैक्टिस से क्या रिलेशन है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाती है होम्योपैथी की पैथोलॉजी, तो आपके लिए हमेशा ऑप्शन रहेंगे सिलेक्शन के मेडिसिन के। होम्योपैथी में जो मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, वो डिसीज़ के नाम से नहीं होता है। होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पे सिलेक्शन होता है। जो भी लक्षण है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको सॉफ्टवेयर में डालिए, रिपॉजिटरी में डालिए और जो भी मेडिसिन आ रही है, उसके थर्मल, जनरल्स कन्फर्म करके और वो मेडिसिन दे दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और जब भी आप प्रैक्टिस में पेशेंट देखते हैं, तो इसी नज़रिए से उनकी बीमारी को देखना चालू कीजिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है, उसके वाइटल फ़ोर्स को वो मतलब ऐसा क्या सराउंडिंग है वो उसकी जो डाउन कर रहा है और इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे आने वाले वीडियो में और मैं बताऊँगा, आपको कुछ हिंट दूँगा जिससे आप आसानी से पहचान पाओगे कि क्यों मतलब किसी पर्टिकुलर पेशेंट में क्या और किस ऐज की पेशेंट में क्यों ये ऐसा होता है। और वो आपको देखना, जो एज वाइज़ जो रहता है, हमारे उम्र के जो अलग-अलग पड़ाव रहते हैं, उसमें अलग-अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इम्यूनिटी कम करने के लिए। तो उससे आप आसानी से समझ पाओगे, एक सिचुएशन को रीड कर पाओगे, उस सिचुएशन के हिसाब से मेडिसिन भी रहती है। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, पल्सेटिला। मेन कोर जो है ओपन एयर एम्यूलरेशन, या आप रूब्रिक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो एयर इन ओपन एम्यूलरेशन करके रूब्रिक आता है। पल्सेटिला एक अच्छी मेडिसिन है। तो पल्स हमने मटेरिया मेडिका में पढ़ा था कि पल्सेटिला को खुली हवा में घूमना फिरना पसंद है। तो अच्छा, फिर दूसरा एक और आप लोगों ने सुना होगा कि पल्सेटिला जो रहती है वो टीन एज की लड़कियों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्यों वो इतना अच्छा काम करती है पल्सेटिला। देखिए जो टीनेज की लड़कियाँ होती है, मतलब 16-17 साल की हो गई या 20-22 तक भी मान लीजिए आप, या तो इन लोगों को क्या होता है, जैसे ये छोटे रहते हैं तब तक तो 10-12 साल के रहेंगे तब तक तो बहुत ज़्यादा इनको लाड़ प्यार मिलता है, इनको छूट मिलती है। और जैसे ये थोड़े बड़े होते हैं तो घर वाले ही रिस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर देते हैं, टोकना पसंद कर देते हैं, टोकना चालू कर देते हैं कि आप यहाँ नहीं जाओगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, वैसे कपड़े नहीं पहनोगे। तो इनको क्या, जो बार-बार जब टोकते हैं तो इनकी ओपन एयर इनसे छीन ली जाती है, इनसे खुली हवा इनकी छीन ली जाती है। ओपन एयर एम्यूलरेशन का मतलब है उसका जो खुला वातावरण था वो छीन लिया गया है। तो इसलिए देखना, आपकी जो पल्सेटिला वाली जो लड़कियाँ जो रहती हैं वो 17-18 साल में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है, चाहे उनको कोई भी ट्रबल हो, चाहे छाले का हो। और ऐसा ही सिचुएशन जो रहता है ना, जो नई बहू जब जाती है ससुराल में और उसके ससुराल में अगर
उसको मायके में तो अच्छी छूट थी। ये मैं पूछता हूँ जनरली कि आपके मायके पक्ष में कौन थे, कौन-कौन मतलब कैसा था आपका और ससुराल पक्ष में क्या था? कई बार जब केस लेता हूँ तो पूरा डिटेल लेता हूँ, नई बहू ख़ासकर, जिनकी शादी को साल भर हुआ है, 6 महीने हुआ है, अगर वो कोई तकलीफ़ लेकर के आती है तो मेरा पहला क्वेश्चन रहता है कि आपके घर में कौन-कौन था? आपके मम्मी-पापा क्या करते थे? आप कितने भाई-बहन थे? देखिए, अब उसके मम्मी-पापा क्या करते थे इससे हमको समझ में अगर उन फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, उनके घर का खुला माहौल था तो वो उनकी ना बातों से ही समझ में आ जाता है कि नहीं ये इसका जो मायका पक्ष था उसमें तो ये बड़े खुल के रहती थी। और फिर ससुराल पक्ष में पूछता हूँ कि अभी घर पे कौन-कौन रहता है? आपके सास-ससुर कहाँ हैं? वो क्या करते थे? आपके कितने देवर हैं, कितने जेठ हैं? अलग रहते हो, साथ में रहते हो? तो अब ये दोनों तरफ की सिचुएशन फिर हस्बैंड और वाइफ जब सामने बैठे रहते हैं, तो उन दोनों को भी रीड करके कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को बोलने दे रहा है कि नहीं दे रहा? वाइफ ज़्यादा बोल रही है, हस्बैंड ज़्यादा बोल रहा है। अब भी कई बार ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड ही हस्बैंड बता रहा रहता है, तो वो जो वाइफ जो उसकी जो गई है नई जगह पे, जो कि एक ओपन एटमॉस्फेयर से आई, वो क्लोज़ हो गया। तो ये दोनों सिचुएशन जो है ना, ये पल्सर-टीला की हो जाती है कि वो मतलब उसको खुला वातावरण छीन लिया गया है। इसलिए पल्सर-टीला बहुत अच्छी वहाँ पे काम करती है। हालाँकि इस सिचुएशन में अगर ज़्यादा अत्याचार अगर बहु ब उसके ऊपर हो रहे हैं ससुराल में या ज़्यादा उसको डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर चाइना भी आ जाती है, लाइसिन आ जाती है, स्टेफाइसेग्री आ जाती है। और भी अलग-अलग मेडिसिन है, वो समय के साथ-साथ जैसे-जैसे सीरीज़ चलते जाएगी, डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों होम्योपैथी शुरू करने के लिए अगर आपको अच्छी होम्योपैथी करना है, तो ये मैंने पहला पार्ट आपका कंप्लीट किया कि आपको होम्योपैथिक पैथोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरा आता है कि होम्योपैथी का क्लिनिक, क्लिनिक कहाँ खोले, कैसे खोले? तो अगर आपके पास अच्छी लोकेशन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं। वो समय गया जब आपको एक टॉप की लोकेशन लगती थी कि नहीं दिखना चाहिए क्योंकि गूगल मैप्स आ गया, मैपल्स इंडिया करके एक नया आ गया है। कुछ दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद का पूरा सिस्टम एंड्रॉयड लॉन्च करने वाली है, तो हर मोबाइल में आपको मिल जाएगा वो। मैपल्स जो है वो भारत सरकार का खुद का ही जीपीएस सिस्टम जैसे अपना गूगल मैप होता है ना उस टाइप से। तो आपकी अगर क्लिनिक की लोकेशन अच्छी है और आपके पास में है और ज़्यादा कॉस्टली लोकेशन नहीं लेना है, जो भी मतलब एक रीज़नेबल लोकेशन है या खुद की दुकान है तो बहुत अच्छा है और आउटर में अगर आप हैं, आपके घर पे जैसे मेरा तो घर पे क्लिनिक चलता है, तो आप उसकी उसकी उतनी ही अच्छी प्रेज़ेंस रहती है वो वेब प्रेज़ेंस रखें। वेब प्रेज़ेंस का मतलब क्या होता है? आपको गूगल मैप पे होना चाहिए, आपको जस्ट डायल पे होना चाहिए और 25 से भी ज़्यादा ऐसी साइट्स हैं, मैं कभी बताऊँगा आपको कौन सी साइट्स हैं, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करें। तो एक्चुअल में अभी जब से 2016 के बाद से हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड है। आप किसी से भी कोई भी चीज़ पूछ लीजिए, अगर उसको नहीं मालूम है सबसे पहले वो गूगल उठाता है। तो अगर हम गूगल पे रहेंगे तो हमको आए दिन लीड मिलती रहेगी, पेशेंट आते रहेंगे। अच्छा सा सेटअप रखिए, थोड़ा ठीक-ठाक सा और ऐसे करके आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिसिन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग-लगभग 100 मेडिसिन मिनिमम होनी चाहिए, 30 टू 100 पावर में। और जो कम रेयर वाली है तो वो 30-30 में भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मदर टिंचर और बायोकेमिक वाली प्रैक्टिस मैं करता नहीं तो मुझे ज़्यादा उसका नॉलेज भी नहीं है। मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि कोई मदर टिंचर मैं यूज़ करूँ एक्सेप्ट अल्फ़ा-अल्फ़ा और 1-2 थूजा वगैरह मैंने करे हैं, इसके अलावा। तो मदर टिंचर की शुरू में ज़रूरत नहीं है। आपको एक लैपटॉप लगेगा, लैपटॉप पुराना भी चल सकता है। मैं खुद सॉरी एक्सपी यूज़ करता हूँ कॉम्पैक्ट का 2012 का मॉडल है। उसमें अपना सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चल जाता है राडर सॉफ्टवेयर। वो डाल करके उसमें चला सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर लगेगा और ये क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए। 1-2 बोर्ड आपने बना लीजिए जो कि कॉमन है। अभी नेक्स्ट आता है कि क्लिनिक हो गया, अब पैथोलॉजी आपने होम्योपैथी की समझ लिए। तीसरा जो पॉइंट आता है कि हम मटेरियल मेडिसिन का नॉलेज कैसे लें? देखिए पैथोलॉजी का नॉलेज जो है बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का नॉलेज तो हमको बीएचएमएस में मिल जाता है। अब बच जाता है कि हमको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कैसे पढ़ें? तो सिंपल है, बोरिक की मटेरिया मेडिका बहुत बढ़िया है, बोरिक की मटेरिया मेडिका आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में एक आती है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की, ये भी बहुत अच्छी मटेरिया मेडिका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हिंदी के लिए है। बोरिक की मटेरिया मेडिका, कैंट की मटेरिया मेडिका, ये ना हो तो भी ये सॉफ्टवेयर में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए, ताकि हार्ड कॉपी से पढ़ने में आँखों पे स्ट्रेस नहीं आता है और ठीक रहता है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू कि लैपटॉप पे पढ़ने से या मोबाइल पे पढ़ने से। तो ये 2-3-4 मटेरिया मेडिका है और इनको पढ़ना है आपको शुरू में और बाकी जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उस समय ही पढ़ाई होते जाती है। ये भी अभी मैं बताऊँगा कैसे होती है मेरी। मैं रोज़ कम से कम 10 से 15 मेडिसिन सिर्फ़
पेशेंट देखते देखते पढ़ लेता हूँ। मुझे अलग से टाइम निकाल के नहीं पढ़ना पड़ता है। मेडिसिन कैसे पढ़ना है सॉफ्टवेयर पे, ये आगे मैं बताता हूँ आपको। रिपर्टरी जो है मैं सिंथेसिस 9.0 यूज़ करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कोई दूसरी रिपर्टरी में कि पहले एक में तो अच्छे पक्के हो जाएँ। मतलब ऐसा नहीं कि ये बोरिक की भी देख ली, पाठक की भी, तो उसमें अरेंजमेंट में समझने में तकलीफ आती है। क्योंकि रिपर्टरी के सबके अरेंजमेंट अलग-अलग होते हैं। बोरिक के अलग है, पाठक के अलग है, कैंट के अलग है। तो मैंने एक ही रिपर्टरी शुरू से रख रखी है, सिंथेसिस 9.0 सफिशिएंट है। पहले इतनी कर लें, उसके बाद जाएँगे दूसरी रिपर्टरी पे, भोगर से या बोनिंगहसन पे। देखिए मैंने एक सिंपल सा एक रेख बनवा के रखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे ये। इसमें जो है सबसे सामने जो रखी हुई है 30 पोटेंसी है, और पीछे उसके पीछे 200 है, उसके पीछे 1 एम है। बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट किया नहीं इसको, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा, ये शुरू से ऐसा ही है और मेरे को बहुत ईजी लगता है, तो मैंने ये इतनी मेडिसिन यहाँ पे कर रखी है। देखिए यार, है ना। और मेडिसिन कौन सी यूज़ करना है, जनरली मैं एसबीएल यूज़ करता हूँ, जो अवेलेबल हो। एसबीएल भी ठीक है, सस्ती भी पड़ती है, इफेक्टिव भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डब्ल्यूएसआई की जो मेडिसिन है वो ही ज़्यादा यूज़फुल है, या ये जैसे रैकवैक्स की रखी हुई है ये ज़्यादा यूज़फुल है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो सिंपल जो भी अवेलेबल हो जाए, बीजेन की भी है मेरे पास में, ये ऐसी मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन आप लोगों को लोकल में नहीं मिल पाती है, तो उसको हेल्थ मग करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ से करवा सकते हैं। जैसे ये पेटेंट मेडिसिन की बिल्कुल भी इनसे प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करना है। जैसे ये पैंक्रियास का है, पेटेंट उपयोग करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जब जैसी पेटेंट यूज़ करते हैं तो आप पढ़ना छोड़ देते हैं, या फिर आप उस पेटेंट के ऊपर ही डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, पेटेंट के रिजल्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ केसेस में मिलते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डॉक्टर है पेटेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। कैसे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि आपने किसी को जॉइंट पेन का ड्रॉप दिया, आपने 10 में से 3 पेशेंट ठीक कर लिए, और 10 में से 3 पेशेंट ठीक करे और 6 को जो है हल्का फुल्का आराम आया, लेकिन वो कभी परमानेंट ठीक नहीं होते। तो एक पेशेंट आपके पास कितने दिन टिकेगा? 3 महीने, 6 महीने, 3 साल खूब से खूब। इसके बाद वो टिकेगा नहीं। वो बोलेगा कि यार डॉक्टर साहब कब तक दवाई खाऊँगा? जब तक खाता हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर जैसे कि वैसे हो जाता है। तो जब हर बार आपके पास पेशेंट इस टाइप के आएँगे, तो आप भी खुद फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं अंदर से। इसलिए देखना, बहुत सारे होम्योपैथ जो होते हैं ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको खासकर देखना कि जो पेटेंट यूज़ करने वाले आते होते हैं डॉक्टर, ये कुछ दिन तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन इनके पास में फिर कभी भी ये वो जो ग्राफ ऐसा चलना चाहिए ना, वो वैसा नहीं होता, और इनके खुद के स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आने लगती है। और खुद के स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आने का मुख्य कारण ये रहता है कि अपने ट्रीटमेंट से खुद सैटिस्फाइड नहीं होते, और खुद सैटिस्फाइड नहीं होते, और वो जो खींच जो बोलते हैं, जिसको खुन्नस बोलते हैं, अंदर ही अंदर खींच बढ़ने लगती है। जैसे कि किस मेडिसिन में बढ़ती है, स्टेफाइसेक्रिया में खींच आ जाती है उसको, एक ही बात सुन सुन के। तो वो फिर क्या होता है, जो पहले जो डॉक्टर पहले पेशेंट अगर बोलता था आकर कि डॉक्टर साहब आराम नहीं है, अब वही डॉक्टर उसको उल्टा स्टैपली जवाब देने लगता है, तो डॉक्टर खुद स्टेफाइसेक्रिया टाइप हो जाता है, खींच आने लगती, उसको अंदर अंदर गुस्सा भर जाता है कि यार कैसे होगा करके। ठीक है, इसलिए पेटेंट का उपयोग ना करें। कुछ नहीं होगा, 2 4 10 पेशेंट वापस जाएंगे, लेकिन जो भी ठीक होंगे ना, वो उससे ज़्यादा भेजेंगे आपको। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है तो जो 2011 से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। कई ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको मैंने शायद जो एक ही मेडिसिन कई सालों से चल रही है। एक पेशेंट है, उसको 4 साल से बेलाडोना है। जब भी आती है कुछ तकलीफ लेके, 4-6 महीने में मैं बेलाडोना दे देता हूँ। बेलाडोना से वो ठीक हो जाती है, फिर साल 6 महीने नहीं आएँगी। फिर कुछ आयुर्वेद खाती, कुछ तकलीफ होती, फिर वापस आएँगी। बोले सर मेरे को ये तकलीफ हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताऊँ, उससे उनको थी वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम थी, और वो वेरिकोज़ वेन बेलाडोना से ठीक किया है। काफ़ी ठीक हो गया। मतलब कभी भी वेरिकोज़ वेन जो रहता है ना, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, क्योंकि इलास्टिसिटी वहाँ की लॉस हो जाती है। इसलिए कभी किसी से कमिटमेंट भी नहीं करना कि आपको वेरिकोज़ वेन जो है वो पूरी तरीके से ठीक करना है। आप बोल देना, आप ना चाहिए कि भई ये आपका ठीक है, आपका पेन चला जाएगा, आपको उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगे, लेकिन वो जैसी की वैसी ही दिखेगी। आने वाले सीरीज़ में बताऊँगा कि कौन से केस लेना है और कौन से नहीं लेना है, और पेशेंट को क्या बोलना है किस बीमारी के लिए। जैसे-जैसे सीरीज़ बढ़ेगी आगे, वैसे-वैसे मैं आपको बताते चलूँगा कि किस टाइप से हमको पेशेंट को डील करना है, जो मैंने सीखा है इतने सालों में। तो कि कहाँ प्रॉमिस करना है और कहाँ नहीं प्रॉमिस करना है, या बताना है कि भी कब तक ठीक होगा और कब तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, और उनको क्या जवाब देना, ये भी एक जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ये सब चीज़ें। अब दोस्तों क्या होता है, जब हम सिंगल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे-धीरे हमको ना मेडिसिन याद होने लग जाती है, रूब्रिक्स याद होने लग जाते हैं, और हमको पेशेंट अलग-अलग दिखने लगते हैं।
और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़े हैं, दुबे की मटेरिया मेडिका पढ़ते थे। एक एंटीडोट होता है, एक उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, फॉलोवेल होती है, ऐसे करके मेडिसिन होती है और ये एक्चुअल में होता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, बाद में कभी डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे, और हर मेडिसिन के अगर कभी मेडिसिन में बताऊंगा तो उसके बाद में बता। एक मेडिसिन राइट साइडेड है ना, तो उसका ना जो कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके काम को कंप्लीट करने वाला, वो लेफ्ट साइडेड होता है ज़्यादातर। और लेफ्ट अगर वो जैसे वो लेफ्ट साइडेड है ना, तो उसके बाद की जो उसकी मेडिसिन रहेगी वो अगेन राइट साइडेड रहेगी। और अगर जो पहली मेडिसिन है वो चिली है तो दूसरी हॉट रहेगी और तीसरी फिर चिली रहेगी। ऐसे करके ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम वर्क करता है। सपोज अगर सल्फर जो आता है ना, सल्फर प्रिंसिपली लेफ्ट साइडेड है। और जब अगर आप किसी को सल्फर देते हैं, बहुत साल 2 साल हो जाता है ना, तो उसको ना गर्मी कम लगने लगती है और ठंड ज़्यादा लगने लगती है। और ठंड अगर ज़्यादा लगने लगती है तो उसको फिर कैलकेरिया कार्ब में बहुत अच्छा काम करती है, उससे बार बार उसको जुकाम होना ये सब चीज़ें चालू हो जाता है। तो सल्फर की स्ट्रांगली कंप्लीमेंट्री कैलकेरिया कार्ब है। तो सल्फर लेफ्ट साइडेड, कैलकेरिया कार्ब राइट साइडेड, सल्फर हॉट, कैलकेरिया चिली। अभी इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैलकेरिया हॉट भी होता है, तो इसके लिए ये देखना है आपको कि वो आदमी कितना मोटा है। अगर आदमी मोटा रहता है ना, तो उसकी जो स्किन होती है उसके नीचे फैट की लेयर बन जाती है ज़्यादा, तो उसको क्या होता है कि गर्मी भी सहन नहीं होती। और ये थर्मल्स के बारे में भी कुछ बताऊंगा मैं आपको कि इसको कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बोलता है सर मेरे से गर्मी सहन नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में उसको ठंड सहन नहीं होती, क्योंकि वो मोटा है और ठंडी जगह में जाएगा तो उसको जल्दी से ठंड लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि उसकी थिकनेस और उसकी थिननेस के हिसाब से भी चिली और हॉट पता चल जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करता हूँ, आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट के साथ में पेज बन जाता है इजीली। किसी को नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू मेक फेसबुक पेज, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट, और एक यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और इनको जब बनाओ आप, तो जो नंबर से आप लॉगिन कर रहे हैं और जो लॉगिन आईडी है और जो उसके पासवर्ड है, वो एक डायरी बना के लिख के रखें। आपको एक डायरी अलग से ही बनानी है। अगर आपको क्लिनिक स्टेब्लिश कर रहे हो या क्लिनिक को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, तो वो डायरी में पूरे आप जिस जिस अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये सेव लिख करके रखना है। ऐसा नहीं रखना कि मैं याद कर लूँगा करके। इसका कारण ये है कि फेसबुक और यूट्यूब भी जब बाद में कभी आप ऐड रन करेंगे ना, तो उस समय वो फिर वो आईडी और सब चीज़ मांगते हैं। अच्छा, इसमें जो क्रेडेंशियल आप डालोगे, आपका खुद का सही नाम, सही डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालना है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि किसी कुछ भी डेट डाल दी, कुछ भी पासवर्ड रख दिए या फिर भूल गए, ऐसा नहीं करना है। और अपनी ईमेल आईडी एक ही यूज़ करना है और उसको बहुत संभाल के रखना है, उसका आईडी और पासवर्ड। ये बहुत ज़रूरी होता है, आईडी और पासवर्ड अपनी ईमेल आईडी का। और वो फ़ोन में हमेशा एक ही लॉगिन आईडी, मतलब जीमेल आईडी से फ़ोन चलता है, वो लॉगिन आईडी वही होनी चाहिए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जब पेशेंट पहले दिन से आना चालू होते हैं, तो आप उनके नंबर सेव करते चलते हैं, तो वो आपके पास हमेशा बने रहते हैं। और आप फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और सेंड कर सकते हैं। तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जैसे कि पेशेंट पे क्लिनिक पे जो पेशेंट को पर्ची दें नहीं दें, फाइल बनाए रखे नहीं रखे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आपको जो पेशेंट है इनका रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्स में रखना चाहिए और सरनेम के हिसाब से रखना चाहिए। सरनेम पहले और नाम पहले। तो पहले एक इंडेक्स बनती है, मैं इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स मैंने कैसे बना रखी है, जैसे सपोज़ ये एक रजिस्टर है, इसको किसी भी प्रिंटिंग वाले से जाके कटवा लीजिएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये ABCD इस टाइप से कटिंग है। अभी मेरे को ये किसी का नाम देखना है कि कोई किसी का सरनेम M से है, मैं M पे जाऊँगा। सपोज़ मान लीजिए उसका जो सरनेम है वो मिश्रा है, तो मैं M पे खुला और उसके सामने जैसे ये मिश्रा, ये लिखा हुआ है नाम सुनील मिश्रा, मिश्रा सुनील, इसमें इसके आगे लिखा हुआ 1 नंबर या जो भी नंबर है आपका। तो अब इसको मेरे को ढूंढना है, तो मेरे पास एक रजिस्टर रहेगा जिसमें इस प्रकार के रिकॉर्ड मैं मेंटेन करके रखता हूँ। तो इस नंबर, ये जैसे ये इसमें जो नंबर है ये 5000 8000 से चालू है। और तो उनकी एंट्री यहाँ होती है और उनका जो इंडेक्स रहता है वो यहाँ पे रहता है। तो जैसे मिश्रा सुनील मैंने बताया आपको 1 नंबर है, तो रजिस्टर के 1 नंबर पेज पे वो आपको मिल जाएगा। ये इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि आपसे कोई पेशेंट ठीक हो जाता है। जैसे जनरली मेरे होता है कि आपने 2017 में कोई पेशेंट को ठीक करे और उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं आपके यहाँ आया था, आपने मेरे को घुटने के दर्द की दवाई दिए थे, उस दिन के बाद से मेरे को घुटने का दर्द नहीं हुआ, ये अभी पिछले 15 दिन से चालू हो रहा है। और वो 8 साल बाद आया, आपके 2024 में आया। तो आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ मैंने इसको कैलकेरिया फॉस दिया था। ये केस हो चुका है मेरे साथ में। एक कोई पेशेंट था, बहुत पहले ठीक करा था, बोले मैंने 10 दिन दवाई खाया था और 10 दिन के बाद से वो उसके बाद से मेरे को कभी तकलीफ नहीं हुई, 2022 वगैरह में आया था वो।
तो जब आपके पास रिकॉर्ड रहते हैं ना, तो आपको डबल से मेहनत नहीं करनी रहती है, और आपने वही मेडिसिन दी और इस बार और ज़्यादा जो भी पैसे लिए, और या ज़्यादा पैसे लिए, ज़्यादा दिन की दवाई देकर के उसको भेज दिया, उससे ज़्यादा पावर बढ़ा करके। तो ये इससे ये फ़ायदा होता है रिकॉर्ड कीपिंग से। कुछ मैंने देखा, कुछ लोग बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं रखते और वो प्रिस्क्रिप्शन पे वो करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पेशेंट खूब से खूब रखेगा तो रखेगा साल भर संभाल के, इसके बाद नहीं रखता है। तो अपने पास रिकॉर्ड रखिए, अगर कोई पेशेंट आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगता है तो उसको दे दीजिए, उसके लिए अलग से पेड छपवा लीजिए और उसमें आप प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे सकते हैं। बहुत पुराने रिकॉर्ड्स मैंने रखे हुए हैं, ये 2011 से है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये 11, 12, 13, 14, 15 तक के हैं, ये 2016-17 के बाद के हैं, और ये काफ़ी बुक्स वगैरह भी हैं, पुरानी हैं। तो ये मैंने सब ये रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं, आज भी देखिए इनके ऊपर नंबरिंग हुई है 2017 के, 18 के, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। और इनके लिए जो रिकॉर्ड की जो होता है, ये देखिए रजिस्टर है, इसमें भी इसी प्रकार का वो बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ABCD। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा एस नाम वाले मिलते हैं, सरनेम वाले, सॉरी। इसको अगर इसको खोलते हैं, देखिए ये इस टाइप से सबके नाम के सामने में नंबर लिखे हुए हैं, और उस नंबर पे उनका खाता होगा या उनका प्रिस्क्रिप्शन होगा। ये जो हाईलाइट करे हुए हैं, ये पेशेंट जो है, जो ज़्यादा रिपीट होते थे तो ढूंढने में तकलीफ आती थी, तो उसको मैंने ऐसे करके हाईलाइट करके रखे हैं। बाकी ये देखिए बहुत सारे पेशेंट के रिकॉर्ड हैं, इस टाइप से आपको रिकॉर्ड को रखना है।